खेतों में हरियाली हो, खुशहाल किसान हो। पैदावार हो इतनी कि समृद्ध हिंदुस्तान हो। जोहार। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सब किसान भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत। तो आज सबसे पहले हमेशा की तरह हम कृषि समाचार देखते हैं जो कृषि से संबंधित है। तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लातेहार के किसानों को मिलेगा अनुदानित कृषि यंत्र। अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी की BAU में बैठक, दिए कई सुझाव। एक मुलाकात सफल किसान जितेंद्र नाथ महतो के साथ। और अब समाचार विस्तार से। जिला कृषि कार्यालय लातेहार द्वारा जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत 50% अनुदान पर विभिन्न कृषि यंत्रों का वितरण किया जाएगा। कृषि यंत्र और उस पर दी जाने वाली अनुदान राशि इस प्रकार हैं: 16 लीटर क्षमता वाले नैपसैक स्प्रेयर पर 3,000 रुपये का अनुदान, जीरो टिल सीड ड्रिल 15,000, मल्टी कॉप प्लांटर 15,000, सीड ड्रिल 15,000, जीरो टिल मल्टी कॉप प्लांटर 15,000, रोटावेटर 30,000, मोबाइल स्प्रिंकलर रेनगन 15,000, पंप सेट 10,000 और जलस्रोत से खेत तक पानी पहुंचाने वाले 10,000 फीट लंबाई वाले पाइप के लिए 15,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी। पिछले दिनों बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के उप महानिदेशक डॉक्टर अचिम डोबरमैन ने वैज्ञानिक और अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान डॉक्टर डोबरमैन ने कहा कि चावल उत्पादन बढ़ाने के लिए कम पानी या सुखाड़ में की जाने वाली धान की खेती के लिए उन्नत किस्मों का विकास किया जाना चाहिए। साथ ही कम लागत, कम मजदूरी और रासायनिक दवा के उपयोग वाले मामले पर अनुसंधान जरूरी है। किसान भाई सब्जी फसलों की खेती से अच्छी उपज लेने के लिए खेत की तैयारी में उर्वरक प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। इसके लिए मिट्टी में लाइम मिलाकर 1 महीना तक छोड़ दें। उसके बाद खेत में 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाएं। किसान भाई, आप अगर सब्जी फसलों की खेती के लिए अपने खेतों की तैयारी करने जा रहे हैं तो मिट्टी में पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा और उर्वरा शक्ति को बरकरार रखने के लिए उर्वरकों का चयन और मात्रा पर विशेष ध्यान दें। इस संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। सब्जी में जैसे हम बता रहे हैं कि एक 120 kg नाइट्रोजन चाहिए, 60 kg फास्फोरस चाहिए, 60 kg पोटासियम चाहिए। ये लाइम डालने के बाद, लाइम जो डालते हैं करीब 1 महीना उसको मिट्टी में मिला देने के बाद हम ये नाइट्रोजन 120 kg नाइट्रोजन चाहिए, 60 kg फास्फोरस चाहिए, 60 kg पोटासियम हम मिट्टी में डाल सकते हैं। जब तक उसका हम pH नहीं बढ़ाएंगे ये मिट्टी में डालने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। राज्य के किसान शकरकंद फसल के बेहतर उत्पादन के लिए बिरसा शकरकंद 1, राजेंद्र 47, श्रीवर्धनी, श्री नंदिनी, श्री भद्रा, कालमेघ, पूसा सफेद, S30 और S3021 लगाएं। शकरकंद के उन्नत प्रभेदों में पूसा सफेद, S30, S3021 और श्री नंदिनी सफेद प्रजाति है, जबकि कालमेघ और श्री भद्रा लाल प्रजाति है। जबकि शंकर किस्मों में राजेंद्र शकरकंद 47, श्रीवर्धनी और बिरसा शकरकंद 1 शामिल हैं। इन प्रभेदों की उत्पादन क्षमता 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई कम समय और कम लागत में सरलतापूर्वक डिबलिंग विधि से बीजों की बुआई के लिए कृषि यंत्र रोटरी डिबलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम मिलेंगे एक सफल किसान जितेंद्र नाथ महतो से, जो बुंडू प्रखंड के डामारी गांव के रहने वाले हैं और अभी अपने 4 एकड़ खेतों में लौकी, मकई एवं अदरक की फसल लगाए हुए हैं। बुंडू प्रखंड में जितेंद्र नाथ महतो की पहचान एक प्रगतिशील किसान के रूप में होती है। ये अनाज वर्गीय फसल, सब्जी और मसाला फसल सभी की खेती करते हैं और बेहतर तरीके से करते हैं। आइए इनसे मिलकर जानते हैं इनका अनुभव। मुझे देख करके सब कोई अग्रसर होते हैं। मैं बचपन से खेती करने ते आया हूँ और आज वो खेती की बदौलत बहुत अच्छा आमदनी
और पैसा कमा रहा हूँ। देखिए, खेती ऐसा है कि हम लोग को कोई धंधा नहीं मिलता है, तो खेती कर करके मैंने स्वावलंबन हो करके हम खुद पैसा कमा सकते हैं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1800 रुपए से 2000 रुपए, चावल मध्यम 2150 रुपए से 2450 रुपए, चावल उत्तम 2600 रुपए से 4800 रुपए, गेहूं 1450 रुपए से 2150 रुपए, चना 3600 रुपए से 4100 रुपए, दाल अरहर 5600 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 4400 रुपए से 5100 रुपए, दाल चना 4500 रुपए से 5150 रुपए, सरसों तेल 8400 रुपए से 9500 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3450 रुपए, आलू 700 रुपए से 850 रुपए और प्याज 3560 रुपए से 4200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में हम लोग देखे मंडी के भाव के बारे में और मौसम के मिजाज के बारे में, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? अब क्या करना है आप बताइए, क्या करने वाले हैं? हम तो कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे आप करेंगे, तो बताइए आप क्या करेंगे? मेरे ख्याल से कीटनाशी दवाओं का सुरक्षित प्रयोग कैसे करें? नहीं मैडम, अभी हम लोग पहले छोटा सा विराम ले लेते हैं। अच्छा, जिसके बारे में हम भूल गए थे। हाँ। तो हम लेते हैं पहले एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है।
अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहां खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहां खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। हाँ, तो विराम के बाद एक बार फिर सब किसान भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है। केतकी भौजी विराम से पहले ही सूचना दे दी थी कि हम लोग कीटनाशी दवाइयों के सुरक्षित उपयोग के संबंध में बात करेंगे, देखेंगे, जानेंगे। का? बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम सभी किसान भाइयों को कीटनाशकों, उर्वरकों व अन्य संबंधित उपकरणों के इस्तेमाल करने से संबंधित जानकारियों के साथ साथ कुछ सावधानियां बरतने संबंधी जानकारी प्रदान करेंगे, अन्यथा कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम कीटनाशकों और संबंधित उपकरणों का उचित ढंग से इस्तेमाल करें और अधिकतम लाभ के हकदार बने। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ हिदायतों का पालन करें, जैसे कि कीटनाशक को खरीदते समय उसकी असली पैकिंग और उस पर लिखी एक्सपायरी डेट की जांच अवश्य कर लें। कीटनाशकों और खाद्य वस्तुओं का साथ साथ परिवहन ना करें और ना ही उन्हें एक स्थान पर साथ साथ रखें। कीटनाशक को सिर पर रखकर, कंधे पर रखकर या फिर पीठ पर रखकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव में आने वाले व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। कीटनाशक लाने ले जाने में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन को पानी से अच्छी तरह अवश्य धोएं, अन्यथा उसमें रखी जाने वाली वस्तुएं भी खराब हो सकती हैं। साथ ही इस वाहन का उपयोग अन्य खाद्य वस्तुओं के रखने के लिए ना करें, अन्यथा इसके विषैले प्रभाव के कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कभी कभी तो इस कारण मृत्यु भी हो सकती है। इस बात को हमेशा याद रखें कि कीटनाशक को घर से दूर स्टोर करें और उस जगह को ताला लगाकर रखें जहां कीटनाशक रखा गया है। कीटनाशक का इस्तेमाल करने से पहले उसके डिब्बे पर संलग्न पत्रक पर लिखी जानकारी अवश्य पढ़ें और इसकी उचित खुराक का ही इस्तेमाल करें। ये भी जरूरी है कि हम कीटनाशक की उचित मात्रा का ही प्रयोग करें। इसकी कम या ज्यादा मात्रा फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। कीटनाशकों का घोल तैयार करते समय व उनके छिड़काव के समय हमेशा याद रखें कि बच्चे और जानवर इसकी पहुंच से दूर रहें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। कीटनाशक घोल बनाने के बाद इसका इस्तेमाल शीघ्र कर लें, अन्यथा इसकी उपयोगिता कम होती चली जाती है। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उपयुक्त उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। कीटनाशक की मशीन व अन्य उपकरणों की जांच करने के बाद ही कीटनाशक का छिड़काव करें और साथ ही अपने शरीर को कपड़ों से जरूर कवर कर लें। कीटनाशक को स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे कि दस्ताने, फेस मास्क, एप्रन आदि। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि कीटनाशक का छिड़काव बरसात आने की संभावना के समय या बरसात के एकदम बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीटनाशक का असर इन दिनों में ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। कीटनाशक के छिड़काव के समय खान पान ना करें और ना ही धूम्रपान का प्रयोग करें, अन्यथा कीटनाशक आपके शरीर के अंदर पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा कीटनाशक का छिड़काव करते समय खाने की चीजें खेत पर ना रखें, अन्यथा कीटनाशक के प्रयोग से खाद्य वस्तुएं भी विषैली हो सकती हैं, जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। यदि कीटनाशक का छिड़काव करते समय इसके जहर के संकेत शरीर पर दिखने लगे तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा के जरिए इस और जांच कराते समय डॉक्टर को खाली कीटनाशक के डिब्बे को अवश्य दिखाएं, ताकि उसके प्रभाव का
उचित ढंग से निदान किया जा सके। कीटनाशक का छिड़काव की गई भूमि पर चेतावनी के संकेत अवश्य लगाएं ताकि बचा जा सके। कीटनाशक के इस्तेमाल के बाद डिब्बे को तोड़कर बंजर भूमि में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें या फिर न कर दें। कीटनाशक का उपयोग करने के उपरांत व भोजन करने से पहले हाथ और मुंह साबुन से अवश्य धोएं। यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो कीटनाशक हमारी त्वचा और शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और शरीर में प्रवेश करने से सांस लेने की समस्या के साथ साथ शरीर के अंदर भी कई प्रकार के विकार हो सकते हैं। जी हाँ, यदि हम खेती बाड़ी करते समय सही व उचित मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग बचाव के तरीकों को अपनाते हुए करेंगे तो न केवल हम अपनी पैदावार बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे बल्कि विकास और खुशहाली लाने में भी कामयाब हो जाएंगे। और ये सब संभव होने लगेगा यदि हम सभी कृषि की छोटी छोटी लेकिन उपयोगी नीतियों और पद्धतियों का इस्तेमाल आधुनिक ढंग से करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, कृषि उपज बढ़ाने के लिए उचित जानकारी के साथ चलने में ही समझदारी है। खेतों से लेकर बाजार तक की विपणन व्यवस्था के बारे में यानी कि खरीद बिक्री, बिल्कुल सही। खरीदना बेचना व्यापारी के साथ में और दूसरे लोगों के साथ में हम लोग जो सब्जी फसल उपजाए हैं उसका क्या इंतजाम होना चाहिए। मंगरा काफी समझदार है, ऐसी बात हाँ, नहीं है। हम तो लोल आदमी हैं बाबूजी। ये लोल बोल बोल के खाली अपने आप को लोल बोलते हैं लेकिन काफी समझदार है। आप देख ही रहे हैं। कैसा बोलती हम लाजा जाते हैं। लेकिन किसान भाई बहन, हमारी भौजी ये बात ठीक बोल रही है कि हमारी सब्जी जो फसलें हैं उसकी खरीद बिक्री और उसकी जो विपणन व्यवस्था है वो बाज़ारों में किस तरह से हो, किस तरह से दुरुस्त व्यवस्था हो कि हमको बेहतर से बेहतर, बढ़िया से बढ़िया, ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो, मुनाफा हो और सुविधाजनक तरीके से हो। इस विषय पर हम लोग जानते हैं और इस विषय पर जानकारी हमारे कौन विशेषज्ञ दे रहे हैं? बिल्कुल, इस विषय पे आज हमें जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनंत कुमार सिंह। किसान भाई अक्सर फसल तो बहुत अच्छी लहलहाती उगा लेते हैं लेकिन उसे हम कैसे बेचेंगे इस पर वो हमेशा चिंतित रहते हैं। ज़्यादातर यही होता है कि वो पैकार या जो बिचौलिए होते हैं उन्हें अपने जो सामान है उसे औने पौने दाम पे दे लेते हैं और उन्हें पूरा लाभ नहीं मिलता है। आज हमारे साथ इस विषय पर विशेष जानकारी देने के लिए मौजूद हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ अनंत कुमार सिंह जी, जो कि हमें ये बताएंगे कि वो कैसे आप विपणन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जो आप उगाते हैं, जो भी फसल लगाते हैं, उसे आप किस तरह से निर्धारित करेंगे? सर्वप्रथम हम आपको ये बताना चाहेंगे इसमें कि आप किसी भी फसल को ले रहे हैं, उगा रहे हैं, तो आप उसकी मार्केट स्थिति व्यवस्था को आप अच्छी तरह समझ लें। अगर आपको उस व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं है तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं अपने झारखंड में हैं अवेलेबल जो आपको अच्छी जानकारी मुहैया कराएंगी। अगर आपको कहीं से ये जानकारी नहीं मिल पा रही है तो आप हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के बिजनेस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट में आइए, हम आपको बताएंगे कि उस पार्टिकुलर चीज़ की आप मार्केटिंग कैसे करें, उसको उगाएं कैसे और कहाँ ले जाकर उसको बेचें जिससे आपको अच्छी से अच्छी आमदनी उस फसल से आप प्राप्त कर सकें। आप जनरली धान, गेहूं, चावल सब कुछ आप उगा लेते हैं पर आप उसको आप अपने गांव के ही मंडी में बिचौलियों को बेच देते हैं। आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जिस समय जिस चीज़ को उगा रहे हैं, मान लीजिए हम किसी एक चीज़ को ले लेते हैं, सब्जी ले लीजिए आप, उस चीज़ को अगर आप उगा रहे हैं तो एक निश्चित समय में वो मार्केट में आनी चाहिए और उस अवधि के अंतराल अगर या पहले आती है तो उससे आप उस लाभ ज़्यादा कमा सकते हैं, उससे आपकी इनकम जनरेशन अधिक होगी। क्योंकि अगर कोई भी सब्जेक्ट हमारे बाज़ार में आती है तो आप उस देखिए बाज़ार में जाके वो बहुत ही अधिक दामों में बेची जाती है। वही आप 10-15 दिन रुक जाइए, उसके बाद देखिए उस चीज़ का मार्केट घट जाता है। क्यों कि सारे किसान का प्रोडक्ट एक ही समय मार्केट में आने लगता है, वह प्रोडक्ट का डिमांड जो है अचानक घट जाता है। तो डिमांड जब घट जाती है उस चीज़ की, जब प्रोडक्ट अधिक आ जाता है तो डिमांड एक ही चीज़ खा के हमारे जो हैं भाई बंधु वो खाने के उपरांत वो थोड़ा डिमांड उसका घट जाता है, जिससे आपके उसके मूल्य वृद्धि कम होती चली जाती है। तो कोई भी चीज़ लगाएं एक प्लानिंग के तहत,
लगाएं जो कि आप मार्केट में सबसे पहले उस अपने प्रोडक्ट को ला सकें और अच्छे आय इनकम जरूरत का जरिया उसे बना सकें। तो आइए हम ये भी जान लें कि समय के अलावा हम किन किन कारकों पर यानी कि किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ार से लाभ मिल सकते हैं। जैसे कि जलवायु होती है, आपके जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, जो यातायात व्यवस्था होती है, वो सारी चीज़ इसमें शामिल होती है। तो आइए विस्तृत जानकारी हम ले लें। आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, जलवायु। हमारी झारखंड की जलवायु और किसान जो हैं वो जो निर्भर हैं हमारे यहाँ के वर्षा पे आधारित कृषि ही करते हैं। आप जहाँ पे देखिए जो हमारे सब्जी का क्षेत्र है, जिनके पास कुआं, तालाब और ये पानी के स्रोत हैं, वही सब्जी ले पा रहे हैं और बाकी किसान हमारे इससे अछूते हैं। तो हम उन किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि आप रबी की भी फसल लें और साथ में सब्जी लें, क्योंकि इनकम का जरिया जो तुरंत कैश क्रॉप के रूप में आप सब्जी को ले सकते हैं, तुरंत उसको मार्केट में ले जाएं और बेचें, जिससे आपको आमदनी प्राप्त हो जाएगी। और जलवायु जो है उसके अनुसार चलें। यहाँ पे धान तो हम लोग लेते ही लेते हैं, उसके बाद हम लोग रबी की फसल लगभग अछूते हैं हमारे किसान, वो लेना नहीं चाहते हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि रबी की फसल भी ज़रूर लें। आप उसमें देखेंगे अच्छे आय के स्रोत प्राप्त होंगे आपको। और साथ में आप जब गांव से अपने प्रोडक्ट को निकालते हैं तो आप खुद क्यों नहीं सिटी जाकर उस चीज़ को बेचते हैं। आप देखिए नियर हाट जो मंडी है वहाँ खुद जाइए, आप बिचौलियों को देने की बजाय आप खुद निर्धारित कीजिए कि हम यहाँ जाकर बेचेंगे। जो चीज़ आप अपने गांव में बिचौलियों को 2 रुपये किलो अगर बेच दे रहे हैं, आप सिटी में जाइए वही चीज़ आपको 6 रुपये और 8 रुपये किलो बिकेगी। तो आप थोड़ी सी मेहनत और करें और जाके उसको सिटी और हाट में बेचें, तो आपको अधिक आय प्राप्त होगी बगैर बिचौलियों के देने की बजाय। तो आइए हम ये भी जान लें कि अगर ज़्यादा क्वांटिटी हो यानी कि ज़्यादा आपके पास सामान हो, तब हम क्या विकल्प ले सकते हैं खुद बेचने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो दूसरों की सहायता लेनी ही पड़ेगी। आप अपने किसान भाइयों का एक समूह संगठित करें, उनमें कुछ लोग मिलके पूरे गांव की सब्जी को इकट्ठा कीजिए, फिर आप उस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ट्रक में लोड करवा के हाँ झारखंड के अगल बगल राज्यों में आप भेज सकते हैं। जैसे कलकत्ता हमारा जो नज़दीक है, धनबाद नज़दीक है, आप अपने गांव से सब्जियों को एकत्रित कर ट्रक में लोड करवा के वहाँ पे आप अगर सब्जी को बेचते हैं तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। बिचौलिए भी यही करते हैं, आप लोगों से सब्जी कलेक्ट करते हैं और औने पौने दामों में आपसे लेते हैं और यही आप कलकत्ता और धनबाद के मार्केट में ऊंचे दामों में बेचते हैं और जिसका ये लाभ वो स्वयं कमा लेते हैं और उस चीज़ को आपको लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप एक किसानों का समूह बनाएं और उस चीज़ को आप उस समूह के द्वारा आप नज़दीक के राज्यों में उस चीज़ को बेचें और खुद जाएं, स्वयं जाएं वहाँ पे जो मार्केट है मंडी में, वहाँ से संपर्क स्थापित करें और अपने गांव के और अगल बगल गाँव के भी प्रोडक्ट एकत्रित करके उस मंडी में ले जाकर खुद स्वयं बेचें। आप क्या और भी तरीके हैं आपके जो उत्पाद हैं उनको बाजार तक पहुंचाकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के? तो वो व्यवस्थित ढंग, हम यही कहना चाहते हैं इसके माध्यम से कि उस व्यवस्था को अपनाएं कि आप उस चीज़ को अच्छे से अच्छे प्रेजेंट कर पाएँ। तो ये चीज़ मायने रखती है कि थाली में सब कुछ सना हुआ है और एक ही थाली में, कटोरी में वो चीज़ें अलग अलग हैं। तो आप खुद सोचें कि आप किस थाली को पसंद करेंगे। जाहिर है कि आप उस थाली को पसंद करेंगे जिसमें कटोरी में सब कुछ रखा हुआ है। तो हम इस माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि आप उस चीज़ को प्रेजेंट इस तरह से करें, अपने प्रोडक्ट को एक सजा हुआ, ना कि बिखरा हुआ। मतलब आपके प्रोडक्ट में साफ़ सफाई हो और आपका जो प्रोडक्ट हो वो क्वालिटी वाइज अच्छा हो, तो जिससे आप लोग अधिक से अधिक लाभ कमा पाएंगे। हमारे विशेषज्ञ का ये कहना है कि आप जो आपके उत्पाद हैं उसकी पैकेजिंग पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें ताकि आपके जो उत्पाद हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छे दामों में बिक सके। तो आशा करती हूँ इस जानकारी से आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। हाँ भाऊजी, बहुत बेस्ट जानकारी। तो लेकिन अब हम तो कचिया कमाने वाली चिंता दूर हो गई। कचिया तो अब आएगा और हम खूब बढ़िया से बूझ गए हैं कि बाजार में कैसे बेचना है, कौन कौन बात का ख्याल रखना है। और किसान भाई भी एक बात बूझ रहे हैं और हम भी बूझ रहे हैं
कि हम लोग पहले लगता है ज़्यादा बोल दिए का, नहीं। समय ज़्यादा खा गए? नहीं नहीं, बिल्कुल आप जो बोले ख्याल रखना है तो हमें इसका भी ख्याल रखना है कि समय हो रहा है, अब ज़्यादा खाए नहीं है, हाँ। लेकिन अब इजाज़त लेने का समय हो चला है। तो इजाज़त लेने से पहले किसान भाई हम लोग बताते हैं अपना पता। तो हमारा पता आप नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाई बहनों, पता तो आपने नोट कर लिया, लेकिन खत भी अवश्य भेजिएगा। आपके खतों का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो इसी के साथ हमें और मंगरा को दीजिए इजाज़त। जोहार।